18 अप्रैल 2026 दिल्ली में आईआईटी फ्लाईओवर के पास एक जगह है, एसेक्स फार्म्स। शाम का वक्त यहाँ एक ब्रीफकेस का लेन देन होने वाला था। एक तरफ देश के एविएशन रेगुलेटर का एक सीनियर अधिकारी, दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी का एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और इस ब्रीफ केस में कथित तौर पर रखे थे 2.5 लाख रुपए। लेकिन ये लेन देन पूरा होने से पहले ही सीबीआई ने दबोच लिया। अब इस केस में नाम आ रहा है मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का, और एक कंपनी का जो ड्रोन बनाती है और जिसका ड्रोन इसी साल रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुआ था। कंपनी का नाम है एस्टेरिया एरोस्पेस। रुकिए, मामला पूरा समझिए, क्योंकि इस एक केस में 3-4 धागे एक साथ जुड़े हुए हैं। रिलायंस, ड्रोन इंडस्ट्री, एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए और एक आईपीओ जिसे देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है। पहले एस्ट्रेलिया एरोस्पेस के बारे में जान लीजिए। ये कंपनी 2011 में बेंगलुरु में शुरू हुई थी। इसे शुरू करने वाले थे निहार वर्तक और नील मेहता। कंपनी का काम है ड्रोन बनाना और ड्रोन से ली गई एरियल इमेजरी का इस्तेमाल करके डेटा एनालिसिस करना। यानी ऊपर से तस्वीरें खींचो, फिर एआई की मदद से उनसे ज़रूरी इंफॉर्मेशन निकालो। खेत में कितनी फसल है, सड़क पर कितना ट्रैफिक है, टेलीकॉम के टावर की हालत कैसी है, ऑयल पाइपलाइन में कोई लीकेज तो नहीं, इस तरह की चीज़ें। कंपनी कहती है कि उसके 400 से ज़्यादा ड्रोन फील्ड में डिप्लॉय हो चुके हैं। 2019 में रिलायंस ने इस कंपनी को खरीद लिया। डील की कीमत थी करीब $2.45 मिलियन, यानी उस वक्त के हिसाब से लगभग 17 करोड़ रुपए। रिलायंस ने तब कहा था कि यह एक्विजिशन ग्रुप की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वाली स्ट्रेटजी का हिस्सा है। आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया का लगभग 74% हिस्सा रिलायंस की डिजिटल यूनिट जियो प्लेटफॉर्म के पास है। अब कंपनी की ग्रोथ देखिए, क्योंकि ये आगे की कहानी समझने में काम आएगी। वित्त वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलिया की रेवेन्यू थी सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख रुपए। वित्त वर्ष 2024 तक ये बढ़कर पहुंच गई 40 करोड़ रुपए, यानी 4 साल में लगभग 40 गुना। जाहिर है, रिलायंस के पास आने के बाद कंपनी का आकार तेजी से बदला। ऑस्ट्रेलिया दावा करती है कि वो पहली ऐसी इंडियन ड्रोन मैन्युफैक्चरर है जिसे एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए से 3 तरह के सर्टिफिकेशन मिले हैं। इसी साल जनवरी में 77वीं रिपब्लिक डे परेड में ऑस्ट्रेलिया का स्वदेशी ड्रोन AT-15 दिखाया गया था। अब वापस उस ब्रीफकेस पर आते हैं। सीबीआई के मुताबिक मामला कुछ यूं है, एस्ट्रेलिया एरोस्पेस ने डीजीसीए के पास 3 एप्लीकेशंस दे रखी थी। ये एप्लीकेशंस ड्रोन्स के इंपोर्ट से जुड़ी थी। इन्हें क्लियर करवाने के लिए अप्रूवल की ज़रूरत थी। सीबीआई का कहना है कि एक टिप ऑफ मिला। खबर मिली कि डीजीसीए के एक सीनियर अधिकारी ने इन तीनों एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने के बदले रिश्वत मांगी है। रेट तय हुआ 5 लाख रुपए पर फाइल। 3 फाइलें यानी कुल 15 लाख रुपए। डॉलर में देखें तो लगभग $16,000। जिस अधिकारी पर आरोप है उसका नाम है मुदावत देवुला। ये डीजीसीए हेडक्वार्टर में एयरवर्थीनेस डायरेक्टरेट के डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं। ये वो विंग है जो विमानों और एयरक्राफ्ट सिस्टम्स की सेफ्टी और कंप्लीनेंस देखती है, यानी जिसकी मंजूरी के बिना भारत में कोई ड्रोन या एयरक्राफ्ट उड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ रिलायंस की तरफ से जिस व्यक्ति का नाम आया है वो है भरत माथुर। सीबीआई के दस्तावेजों में उन्हें रिलायंस का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बताया गया है। हालांकि रिलायंस ने अपनी सफाई में कहा है कि माथुर कंपनी में कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। सीबीआई के एफआईआर में दर्ज है कि माथुर ने मार्च 2026 में देवुला से कांटेक्ट किया था एप्लीकेशन का स्टेटस पूछने के लिए। इसके बाद पैसे का रेट तय हुआ। 17 अप्रैल को दोनों की मीटिंग हुई डीजीसीए के दफ्तर में। वहां देवुला ने कथित तौर पर भरोसा दिलाया कि काम उसी दिन हो जाएगा। अगले दिन यानी 18 अप्रैल को एसेक्स फार्म्स पर रिश्वत की पहली किश्त 2.5 लाख रुपए पहुंचानी थी। सीबीआई ने ठीक उसी मौके पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से 2.5 लाख रुपए नकद बरामद हुए। उसके बाद की तहकीकात में देवुला और कुछ अन्य लोगों के यहां से 37 लाख रुपए नकद और कई सोने चांदी के सिक्के मिले। साथ ही कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए। इस मामले में रिलायंस के एक प्रवक्ता ने कहा कि भरत माथुर कंपनी में कंसल्टेंट के तौर पर इंगेज थे। कंपनी का बयान है कि उन्हें इस तरह की किसी भी ट्रांजैक्शंस की जानकारी नहीं है, यानी रिलायंस खुद को इस डील से अलग कर रही है। एक और बात ध्यान देने वाली है, सीबीआई के एफआईआर में ऑस्ट्रेलिया एरोस्पेस को नामजद किया गया है, लेकिन उसकी पेरेंट कंपनी यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज को एफआईआर में एक्यूज के तौर पर लिस्ट नहीं किया गया है। ये एक लीगल डिस्टिंक्शन है जो आगे चलकर मामले में अहम साबित हो सकती है। देवुला के वकील ने उनकी कस्टडी का विरोध किया है, यानी कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब असली सवाल, ये केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है?
पहली जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ। जियो प्लेटफॉर्म वही कंपनी है जिसके पास ऑस्ट्रेलिया का 74% हिस्सा है और जियो प्लेटफॉर्म खुद आईपीओ लाने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक ये देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। दूसरी वजह, ड्रोन सेक्टर खुद। भारत का ड्रोन मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम, ऑयल गैस, सब जगह ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इन्हीं सेक्टर्स को सर्व करती है। एक उदाहरण, कंपनी ने रिलायंस बीपी मोबिलिटी के लिए रोड्स पर ट्रैफिक और व्हीकल्स की स्पीड एनालिसिस करके एक रिटेल आउटलेट की लोकेशन फाइनलाइज की थी। यानी काम बड़ा है और मंजूरियां भी लगातार चाहिए होती हैं। इसी मंजूरी प्रक्रिया में अगर कोई गड़बड़ी निकलती है तो उसका असर पूरे सेक्टर पर पड़ता है। अभी मामला इन्वेस्टिगेशन के स्तर पर है, आगे चलकर अदालत में क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल कुछ सवाल खुले हैं। पहला, माथुर अगर सिर्फ कंसल्टेंट थे तो सीबीआई के दस्तावेज उन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट क्यों बता रहे हैं? ये तकनीकी अंतर है जो जांच में स्पष्ट होगा। दूसरा, अगर रिलायंस को सच में जानकारी नहीं थी तो इंटरनल ऑडिट और कंप्लायंस के मैकेनिज्म पर सवाल उठते हैं, एक इतने बड़े ग्रुप में जिसकी एक सब्सिडायरी पर एफआईआर हुई है। तीसरा, डीजीसीए के यहाँ से 37 लाख की कैश रिकवरी का सोर्स क्या है? क्या इसके पीछे और भी फाइलें और भी कंपनियां हैं? यही पता लगाने में सीबीआई लगी हुई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर। इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। शुक्रिया।